Good evening, dear students. I'm your educator, Rachna. I'm back again with a new topic, modernism in English literature. and First of all, happy Diwali to everyone. And this is a festive season that we are actually cheering for, and we have been waiting for this for a very long time. And now we have got this festive season. So, this festive season, enjoy and also do not forget to study. And I welcome everyone on Mission Abhyas online YouTube platform here. Okay, so welcome everyone. Welcome Shaurya in my class. Okay, so I hope शुभ दिवाली everyone. ठीक है, तो I guess the PPT is all visible to everyone, and my voice is also fine. So let's start the session today. So on this Diwali, Mission Abhyas is offering you a great discount. Mission Abhyas ने क्या किया है? Mission Abhyas ने जो डेट्स थी उनको रिवाइज कर दिया है, तो आपको जो है लंबे समय तक के लिए आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। अभी आप आगे भी इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, आगे भी आप इनरोल कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस थिंग। Okay, so H4 HPSC you are preparing for, and if you are preparing for UGC नेट सेट, इस वाले अटेम्प्ट में अगर आप कहीं से भी गलती से चूक गए हैं तो जस्ट डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन अस, और ये आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है दिस टाइम टू ज्वाइन एंड टू एज द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये अभी जो है बहुत ही बेस्ट टाइम है आप लोगों के लिए। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर एवरीवन to get enrolled yourself in UGC नेट के लिए, CUET UG PG के लिए, आई एम सॉरी, CUET UG PG के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या फिर आप HPSC के लिए जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ये जो आप लोगों को ऑफर दिया जा रहा है दिवाली सेल के अंदर, ये कब से कब तक है? नाउ इट इज रिवाइज्ड, और ये 28 अक्टूबर से लेकर के 4 नवंबर तक ये होने वाला है। ठीक है, तो डू नॉट फॉरगेट टू इन्वॉल्व योर सेल्फ, एंड आई डोंट थिंक कि इससे जो नीचे है वो प्राइस जाएगा आपका। तो अभी जो है बेस्ट प्राइसेस आर गिवन बाय मिशन अभ्यास, इसका जो है आप लोग लाभ उठाइए। ठीक है, 90% तक आपको ऑफ में जा रहा है इंग्लिश लिटरेचर पे। एंड व्हाट एल्स डू यू नीड, राइट? इसके अलावा और आपको क्या चाहिए? The price is gonna be after 90% discount is going to be in 3,000। ठीक है, 2,999 का प्राइस हो जाएगा, 2,999 का। तो 3,000 में आपको इंग्लिश लिटरेचर की प्रिपरेशन करने मिल रही है। यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट नोट्स, आपको बेस्ट नोट्स मिलेंगे। ठीक है, आई एम गोइंग टू टेक योर क्लासेस। आई माई सेल्फ 3 times नेट क्वालिफाइड। ठीक है, मैं खुद 3 बार नेट क्वालिफाइड हूँ, मैं 2 बार गेट क्वालिफाइड हूँ, and I am seated qualified as well. ठीक है, and plus my master's also in first division. So the person or the educator is teaching you, he or her, like herself, she has qualified the NET examination multiple times, right? So I can guide you. Apart from that, if you're also looking for some, you're also looking for some
गाइडेंस फॉर गेट एग्जामिनेशन, इंग्लिश लिटरेचर में गेट का एग्जामिनेशन होता है, उससे भी अगर आपको गाइडेंस चाहिए देन आई कैन गाइड यू फॉर दैट एज वेल। एचपीएससी के लिए अभी यूकेपीएससी का जो है वो फॉर्म आया था, जो है आई गेस यू नीड टू चेक whether the it is the forms are open, like still open or not, राइट। सेकंड है जो है आरपीएससी का भी, पीजीटी का भी फॉर्म आ गया है, क्योंकि 5 नवंबर से भरा जाएगा। तो इन केस इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, ठीक है, एनी एग्जामिनेशन इन इंग्लिश लिटरेचर, सो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू टू प्रिपेयर। रीजन क्या है? बिकॉज आई टीच यू इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर क्वेश्चन पेपर कंटेन्स इंग्लिश ग्रामर एज वेल, ठीक है। तो आपको ग्रामर एंड लिटरेचर जो है वो एक सेम फैकल्टी पढ़ा रही है आपको, तो यहाँ पर आपको ये बेनिफिट मिल जाता है, राइट। तो इंग्लिश ग्रामर एंड लिटरेचर के लिए आई बी योर एजुकेटर, ठीक है। 90% का ऑफ मिल रहा है एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू इनरोल योर सेल्फ, ठीक है। आई एम योर एजुकेटर, माई नेम इज रचना एंड एग्जाम्स आई हैव टोल्ड यू कौन कौन से एग्जाम्स के लिए आप जो है एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। Now, you can also join our Telegram channel, ठीक है। आप हमें जो है व्हाट्सएप पर भी, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, ठीक है। ट्विटर को अभी एक्स कर दिया गया है, तो एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। तो ऑल द सोशल मीडियाज वी हैव, यू कैन फॉलो अस देयर, राइट। मुझे फॉलो करने के लिए स्पेशली यू कैन ज्वाइन मी ऑन मिशन अभ्यास, रचना मैम का टेलीग्राम नाम का चैनल है, इस पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं फॉर इंग्लिश लिटरेचर की प्रिपरेशन की, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज कि जो यूट्यूब का सेशन होता है, यूट्यूब का अभी जो फ्री सेशन हो रहा है, इसका जो लिंक वगैरह होता है, द क्लास इज एब्सोल्युटली फ्री। इसका जो भी लिंक होता है, क्लास की डिटेल्स होती है, वो सब आपको इस टेलीग्राम क्लास डिटेल्स जो है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया जाता है, राइट। तो जस्ट ट्राई टू बी एसोसिएटेड विद अस ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। आप जो है मिशन अभ्यास का एप्लीकेशन जो है वो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एप्पल ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। आज के सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें होने वाली हैं, ठीक है। तो आज का सेशन जो है वो मॉडर्निज्म पर है। पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों के साथ में रोमांटिसिज्म जो है मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। तो रोमांटिसिज्म की क्लास अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, मिशन अभ्यास के चैनल पर ही, यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो है सेकंड है आपका विक्टोरियन एज मैंने लिया था, विक्टोरियन एज की भी क्लास मैंने ली थी। नाउ थर्ड इज गोइंग, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मॉडर्निज्म, ठीक है। मॉडर्निज्म के साथ हम आज शुरू कर रहे हैं। आने वाली क्लासेस में, बिकॉज टुमारो इज दिवाली डे फॉर ऑन अकाउंट्स ऑफ दिवाली, ठीक है। तो जो है कल कल आप लोगों की जो है छुट्टी रहेगी, तो कल कोई भी क्लास नहीं है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो हम मे बी 1 नवंबर को करेंगे, ठीक है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म हम करेंगे एंड देन उसके बाद आई एम जस्ट थिंकिंग कि वन बाय वन आई विल टेक द समरीज ऑफ फ्यू वर्क्स, समरीज ऑफ फ्यू वर्क्स, और हम उसको जो है कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन हियर। ओके, तो जो मॉडर्निज्म है वो है क्या, बेसिकली हम सीखेंगे यहाँ पर। तो जैसे ही विक्टोरियन पीरियड खत्म होता है, आपने देखा होगा, द फर्स्ट थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड, यू स्टिल रिमेम्बर शौर्या? Yeah, that was the exact day of Diwali. I took my class, and and just 5 minutes ago, I was cracking those.
firecrackers. And then I came back and I was taking class, and I guess all the students, those were available. That was a very good thing. I really cherished those days. Okay. So the first thing we need to keep in mind कि विक्टोरियन एज का विक्टोरियन एज का टाइम पीरियड क्या था, ठीक है। तो जैसे ही ये टाइम पीरियड खत्म होता है, हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं 1901 से 1914 तक का एक टाइम पीरियड हम देखते हैं। दूसरा हम टाइम पीरियड देखते हैं, जस्ट अ सेकंड, समथिंग इज रॉन्ग। ओके, दूसरा जो टाइम पीरियड हम देखते हैं वो क्या है, दैट इज 1910 से लेकर के 1936 तक। ठीक है, तो 1901 जैसे ही क्वीन एलिजाबेथ की, सॉरी, क्वीन विक्टोरिया की डेथ होती है, दूसरे किंग आ जाते हैं, किंग एडवर्ड होते हैं वो। ही वॉज एडवर्ड द सेवेंथ। हालांकि किंग से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने नाम डाल दिया है यहाँ पर। ठीक है, very less. Actually, somebody gifted me, so they were burning those, so I was just with them. So that फुलझड़ी जो होती है, फुलझड़ी मैं केवल वो यूज करती हूँ, अदरवाइज नथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर एडवर्डियन पीरियड जो है वो 1901 से लेकर के 1914 तक का टाइम पीरियड है, ये आपको ध्यान रखना है। एडवर्डियन का एडवर्डियन पीरियड का नाम आपको ध्यान रखना है, टाइम पीरियड का नाम ध्यान रखना है, जॉर्जियन पीरियड का। ठीक है, और दूसरा जो है, फिर हम देखेंगे कि मॉडर्निज्म क्या है। तो मॉडर्निज्म किसको कह रहे हैं, कब से कब तक का टाइम पीरियड जो है वो मॉडर्न के लिए इस्तेमाल होता है। एडवर्डियन पीरियड को देखते हैं हम। इट रेफर्स टू द रेन ऑफ किंग एडवर्ड दी सेवन। तो किसका रेन है, किंग एडवर्ड द सेवेंथ का रेन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एडवर्डियन पीरियड, which is covering the period between Victoria, Queen Victoria की जो डेथ हुई थी and the outbreak of World War One। तो जो किंग एडवर्ड द सेवेंथ हैं, वो आ रहे हैं बिल्कुल बीचों बीच, कहाँ पे, विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया की डेथ और सेकंड क्या है, वर्ल्ड वॉर वन। तो वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट कब हुई थी, वर्ल्ड वॉर वन स्टार्टेड इन 1940। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड है वर्ल्ड वॉर वन का, ये आपको ध्यान रखना है। एंड दैट वाज इनक्रेडिबल क्लासिक नॉवेलिस्ट सच एज जोसेफ कॉनरैड। तो इस टाइम पीरियड के अंदर अगर मैं बात करूं कि ये जो 14 साल हैं लमसम, इसके अंदर हमें क्या देखने मिलता है, हमें देखने मिलते हैं बेस्ट नॉवेलिस्ट। ठीक है, बेस्ट नॉवेलिस्ट जो है, ऑथर्स के नाम पूछेगा आपसे, ऑथर के नाम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्योंकि इतने इम्पोर्टेंट ऑथर्स हैं दैट इट कान बी स्किप्ड। तो यहाँ पर इनक्रेडिबल क्लासिक नॉवेलिस्ट हैं, जैसे कि जोसेफ कॉनरैड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड हैं, रुडयार्ड किपलिंग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एच जी वेल हैं, हेनरी जेम्स हैं। दीज आर द इम्पोर्टेंट नॉवेलिस्ट। ठीक है, ये लोग कौन है, दीज आर द नॉवेलिस्ट ऑफ एडवर्डियन पीरियड। इनक्रेडिबल पोएट्स भी हैं, जिनमें कौन कौन है, एल्फ्रेड नॉयस हैं, विलियम बटलर ईट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डब्ल्यू बी ईट्स का नाम है। ड्रामेटिस्ट भी हैं इस एडवर्डियन एज के अंदर, क्योंकि कौन है, जेम्स बेरी हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जॉन गैल्सवर्दी। दीज टू फिगर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो नॉवलिस्ट में जोसेफ कॉनरैड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रुडयार्ड किपलिंग इज इंपॉर्टेंट, एच जी वेल्स एंड हेनरी जेम्स इज इंपॉर्टेंट। पोएट्स में बात करूं तो विलियम डब्ल्यू बी ईट्स इज इंपॉर्टेंट। ड्रामेटिस्ट की मैं बात करूं तो जीबी शॉ एंड जॉन जॉन गैल्सवर्दी। जीबी शॉ से, जॉन गैल्सवर्दी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उनको आपको स्किप या इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट आपका है जॉर्जियन पीरियड 1910 से लेकर के 1936। इसमें जो है दूसरे किंग आ जाते हैं। किंग का नाम है, जो रेन का नाम होता है, जो पीरियड का नाम होता है, बेसिकली वो किस पर जाता है, किंग के नाम पर ही जाता है, राइट। तो किंग एडवर्ड द सेवेंथ के पीरियड को क्या बोल दिया गया, एडवर्डियन पीरियड बोल दिया गया। और जॉर्जियन पीरियड किंग जॉर्ज द फिफ्थ। ठीक है,
किंग जॉर्ज द फिफ्थ का जो पीरियड था जो कि चलता है 1910 से लेकर के 1936 तक चला था ये। 1930 या 1935 और 36 के आसपास वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुआ था। ठीक है, क्या स्टार्ट हुआ था? वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुआ था। जॉर्जियन पोएट्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको मिलेंगे रैल्फ हडसन, जॉन मैसेफील्ड, इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, डब्ल्यू एच डेविस इज इम्पोर्टेंट। रूपर्ट ब्रूक जो है आपके ये वॉर पोएट से आते हैं, तो वॉर पोएट्स भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। कभी कभी लीस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विल लुक एट द इन योर नोट्स, कभी कभी उनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। डब्ल्यू बी इट्स थिंग्स फॉल अपार्ट, सेंटर कैन नॉट होल्ड, ऐसा आपने पिछले साल में पीडीएफ में। वेरी गुड, ट्रू। ठीक है, वो इस बार भी मेरे पीडीएफ में है। राइट, तो लेट्स लुक एट नाउ द मॉडर्न पीरियड ओवरऑल। ठीक है, तो 1900 ये जो मॉडर्न पीरियड है, एक्चुअली इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज नॉट फिक्स, तो मैं आपको बता देती हूँ बेसिकली ये क्या माना जाता है। ठीक है, तो मॉडर्न जो है इसको मानते हैं हम 1914 से लेकर के 1945 तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको मॉडर्न मॉडर्न पीरियड बोल दिया जाता है। पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो है, ठीक है, बट आपको थोड़ा थोड़ा सा क्या इधर उधर देखने मिलेगा। 1945 से लेकर के प्रेजेंट तक का जो टाइम हो जाता है वो आपका पोस्ट मॉडर्निज्म का टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बिटवीन मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। और आपको मैं एक चीज ये भी बता दूं कि जो गेट है, गेट एग्जामिनेशन के अंदर आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं? आपसे मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये थोड़ा सा विक्टोरियन एज का भी आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गेट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जब नेट के लिए बैठते हैं साइमल्टेनियसली दे आर सिटिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन एज वेल, तो अगर आप बैठ रहे हैं तो आपके लिए मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आपने कवर कर रखा है ये दोनों पीरियड तो आपको जो है गेट के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप चुटकियों में हल कर लेंगे। मॉडर्निज्म हम देखते हैं कि भाई आफ्टर आफ्टर विक्टोरियन एज मॉडर्न एज आता है, और ये दो जो है सब एजेस जो मैंने आपको बताए हैं कौन कौन से, एडवर्डियन एज और जॉर्जियन एज, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मॉडर्न पीरियड का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1914 से। तो ट्रेडिशनली इट अप्लाइज टू द वर्क्स आफ्टर रिटन, वर्ल्ड वॉर वन के बाद जितने भी वर्क्स लिखे गए थे उनको हम मॉडर्न पीरियड के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशनली क्या है, वर्ल्ड वॉर वन के बाद जितने भी वर्क्स लिखे गए हैं उनको हम कहाँ पर रखते हैं? मॉडर्न एज के अंदर रखते हैं। ठीक है, कॉमन फीचर क्या है इसके अंदर? आपको बोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन देखने मिलता है, किसके साथ? सब्जेक्ट मैटर के साथ, स्टाइल के साथ, फॉर्म के साथ, एनकम्पासिंग नैरेटिव वर्ड्स एंड ड्रामा, तो हर चीज में आपको जो है एक्सपेरिमेंट जो है एक्सपेरिमेंटेशन देखने मिलता है। इसमें जो एजरा पाउंड है ये एक्चुअली सिर्फ मेक इट न्यू, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मेक इट न्यू व्हाट इज द स्लोगन और मोटो ऑफ मॉडर्न मॉडर्न पीरियड, तो ये क्या है? मेक इट न्यू, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मेक इट न्यू। ठीक है, तो मेक इट न्यू ही क्या है? मॉडर्निज्म है, मॉडर्निज्म है। एंड शौर्य यू जस्ट सेड दैट डब्ल्यू ईट्स ने क्या कहा था? थिंग्स फॉल अपार्ट, तो डब्ल्यू बी ईट्स ने कहा है थिंग्स फॉल अपार्ट, इन्होंने अपने सेकंड कमिंग के अंदर इस लाइन को कहा है, और इसको ही चिनुआ एचबे ने लिया है अपने वर्क के अंदर, और उन्होंने क्या लिखा है? एक वर्क लिखा है थिंग्स फॉल अपार्ट नाम का। तो ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ से हो सकते हैं। ओके, तो डब्ल्यू बी ईट्स जो कि इसी टाइम के राइटर हैं, पोएट हैं बेसिकली, उन्होंने लिखा है थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर के नॉट होल्ड इट। ठीक है, क्या? अब देखो यहाँ पर जैसे चीजें, अगर कोई चीज इस तरह से बनी हुई है तो चीजें क्या है वहां से अब गिर रही है नीचे, और सेंटर जो है, अब सेंटर के अंदर इतनी पावर नहीं रह गई है कि वो अपने आसपास की चीजों को क्या कर सके? होल्ड कर सके। बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि ग्रेविटी है, ग्रेविटी जो है वो होल्ड नहीं कर पा रही है, और सारी चीजें क्या हो रही है? तितर बितर हो रही हैं। वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे कुछ ऐसा ही हुआ था। ठीक है, सारी चीजें तितर बितर हो गई थी, और कोई भी किसी भी कोई भी जो चीज थी उसका जो भी सेंटर था उसको रोक नहीं पा रहा था इस पूरे डिस्ट्रक्शन से।
ठीक है। तो these lines are often referred to when describing the core feeling और feeling of modernist concern। तो ये concern के बारे में बात कर रहा है। What is concern? Concern is the problem। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहा है। पोर्टेबल नॉवेलिस्ट की अगर मैं बात करूं, इग्बो या इग्बो लैंग्वेज वाले चिनुआ एचबे, ही इज फ्रॉम अफ्रीकन लिटरेचर। ठीक है, इज फ्रॉम नाइजीरिया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लिटरेचर से ही यू आर गोना सी मेनी क्वेश्चंस इन यूजीसी नेट, या फिर if you are preparing for any other literature examination, even Hpsc का जो पीजीटी का पेपर था उसके अंदर भी आपको वर्ल्ड लिटरेचर से, यानी कि अफ्रीकन से, लैटिन अमेरिका से, और आपका जो है ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर से, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। डू नॉट रीड दोस लिटरेचर्स एज वेल। कभी कभी हुआ तो आई विल टीच दोस लिटरेचर। इफ नॉट पॉसिबल हियर तो आई विल टीच यू ऑन माय चैनल इंग्लिश प्लस एजुकेटर के ऊपर मैं आपको उस पर करा दूंगी। ठीक है। नोटेबल नॉवेलिस्ट जो है, नोटेबल नॉवेलिस्ट कौन है? James Joyce, very important. Virginia Woolf, Aldous Huxley, T.H. Lawrence, Joseph Conrad, Dorothy Richardson, Graham Greene, Ian Foster, Doris Lessing. ठीक है, तो all the novelists which I mentioned here, all are equally important। किसी को आप छोड़ नहीं सकते हैं। पोएट्स में अगर हम टी.एस. एलियट के बारे में बात करें तो ही इज द सुप्रीम। बट ऐसा नहीं है कि डब्ल्यू.बी. ईट्स कहीं से कम है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पोएट्स जो हैं डब्ल्यू.बी. ईट्स हैं, टी.एस. एलियट हैं, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन है, सीमस हीनी है, विल्फ्रेड ओवेंस हैं, डिलन थॉमस हैं, रॉबर्ट ग्रेव्स। दीज पोएट्स आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, मैंने इनको कैटेगराइज कर दिया है। बट इफ आई टॉक अबाउट नॉवेल्स के बारे में, तो ऐसा नहीं है कि टी.एस. एलियट ने नॉवेल्स नहीं लिखे हैं। उन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं। ठीक है, तो उन्होंने नॉवेल्स को, टी.एस. एलियट ने भी नॉवेल्स को लिखा है। तो लेट मी मेंशन हिज नेम हियर एज वेल। तो एक जो राइटर है, एक जो राइटर रहता है वो पोयम पोम भी लिखता है, वो नॉवेल भी लिखता है, ड्रामा भी लिखता है, नॉन फिक्शन भी लिखता है। टी.एस. एलियट ने नॉन फिक्शन भी बहुत सारे लिखे हैं। ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट से लेकर के हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, और इंडिविजुअल ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ये टी.एस. एलियट के कौन से वर्क हैं? दीज आर हिज नॉन प्रोज वाले जो वर्क हैं ये हैं। ठीक है, दैट इज नॉन फिक्शन। मेजर ड्रामेटिस्ट की बात करें तो मेजर ड्रामेटिस्ट में कौन कौन है जिन्होंने ड्रामा लिखा था? ठीक है, तो टॉम स्टॉपर्ड हैं, जीवी शॉ वेरी इंपॉर्टेंट, सैमुअल बेकेट फॉर हिज वेटिंग फॉर गोडो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रैंक मैगनीज हैं, हेरोल्ड पिंटर है, हेरोल्ड पिंटर इज नोन फॉर हिज कॉमेडी ऑफ मीनेज। ठीक है, कैरल चर्चिल है। दीज आर द इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट ऑफ मॉडर्न पीरियड। न्यू क्रिटिसिज्म जो है, इसी टाइम पर हमें न्यू क्रिटिसिज्म भी देखने मिलता है। इस टाइम पर इमर्ज हुआ था मेजर थियरीज जो हैं, जो भी आप थियरीज पढ़ते हैं कहाँ पर? इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। जो कि आपकी कुछ आपने नोटिस किया होगा, वो उसमें क्या लिखा रहता है? थियरीज आफ्टर लिटरेरी थियरी आफ्टर सॉरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर जो है मॉडर्निज्म का टाइम पीरियड होता है वो, और उस टाइम पे काफी ज्यादा जो थियरीज हैं वो डेवलप हुई थी। अ, अ, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग थियरीज देनी और बात करनी, और आपने सुना होगा हमने काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव टू रिलेटेड। वेरी गुड शौर्या। तो अब यस, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम के अंदर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटेड के बारे में टी.एस. एलियट ने बात करी है। एंड मेनी मोर थिंग्स, नॉट ओनली ऑब्जेक्टिव कोरिलेटेड। ठीक है, बहुत सारी चीजों के बारे में उन्होंने अपने वर्क्स के अंदर बताया है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कुछ लिटरेरी ट्रेंड्स रहे हैं जो कि काफी फेमस रहे हैं, जो आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये वाले जो हैं, ये सारे, वॉइस इज नॉट देयर। What about now? Are you getting my voice?
Yeah, right. What about my voice? Is it coming? I guess voice is fine. You have some problem with your network, I guess, Shaurya. या ठीक है। तो लिटरेरी ट्रेंड्स जो हैं ये आपसे यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे? ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा, बहुत सारे तरीके हैं हालांकि क्वेश्चन पूछने के। इनका टाइम पीरियड आपसे पूछ लिया जाएगा, कभी कभी इनको जो है आपको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाने दे दिया जाता है। यहाँ पर मैंने जिस सीक्वेंस में लिखा है आप उसको रख लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में आपको क्या करना है, लगाना है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मॉडर्न पीरियड के अंदर कौन कौन से लिटरेरी ट्रेंड जो है वो फेमस है ना? कौन कौन से लिटरेरी ट्रेंड्स आपके मॉडर्न पीरियड के टाइम पर जो है फेमस थे या फिर उस टाइम पर इमर्ज हुए थे। तो ये सारी चीजें भी आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। और ये जो दोनों है रियलिज्म एंड सिंबलिज्म, दीज आर एक्चुअली विक्टोरियन एज के हैं ये दोनों। ठीक है, ये दोनों विक्टोरियन एज में डेवलप हुए थे। बाकी जो है ये सारे आपके मॉडर्निज्म मॉडर्न टाइम पर डेवलप हुए हैं। ठीक है, तो कुछ जरूरतों को देख करके, कुछ सोसाइटी को देख करके, कुछ कुछ ऐसे ऐसे हालात हो गए थे कि ये सारी चीजें जो है डेवलप करनी पड़ी या अपने आप डेवलप हो गई थी, तो जिनको हम लिटरेरी ट्रेंड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से पर्टिकुलर पीरियड में कौन कौन सा ट्रेंड जो है फेमस था या इमर्ज हुआ, इनको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाइए। थर्ड क्वेश्चन आएगा कि पहले क्या आया, बाद में क्या आया, वगैरह वगैरह। और आपको मैच दी फॉलोइंग भी आपसे जो है पूछा जा सकता है। राइट है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेंड ऑफ मॉडर्निज्म इमर्ज आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ऐसे दे आर एज फॉलोज। रियलिज्म सिंबलिज्म मैंने यहाँ पर इसलिए मेंशन कर दिया है क्योंकि मैंने जो है जब मैं आप लोगों को विक्टोरियन एज करा रही थी तब मैंने ये दोनों कवर नहीं किया था। उस टाइम पर क्या क्या चीजें थी, उस टाइम पर हमने डिस्कस की थी, विक्टोरियन एज के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद हमने एस्थेटिसिज्म है, डेकाडेंस मूवमेंट है, एक्सपोर्ट मूवमेंट है, रियलिज्म है, सिंबलिज्म है, दीज आर द फोर। राइट राइट शौर्या। ठीक है, तो सेम टाइप ऑफ ये जो है प्रोमिनेंट ट्रेंड्स हैं जो विक्टोरियन एज में थे। ठीक है, बट यहाँ पर हम अभी रियलिज्म को डिस्कस करेंगे, सिंबलिज्म को डिस्कस करेंगे, तो प्लीज कीप दीज टू थिंग्स सेपरेट। ठीक है, मॉडर्निज्म इसको आपको वो नहीं करना है। नेक्स्ट टाइम आई विल जस्ट एडिट माय नोट्स एज वेल। रियलिज्म पहले हम देखते हैं, तो रियलिज्म क्या होता है, ये कब से कब तक जो है, कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ। तो ये काफी पहले से 1830 में जो है स्टार्ट होता है और 1900 ठीक है, 1900 1830s का जो टाइम है दैट वाज बेसिकली रोमांटिसिज्म हम कहेंगे, क्योंकि 1837 में क्वीन विक्टोरिया आई थी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं रोमांटिक है, तो ये उसी टाइम पर जो है स्टार्ट हो गया था। और ये मिड 19 सेंचुरी में काफी बूम पर था। तो रियलिज्म के अंदर क्या क्या होगा, तो जैसे ऐसे नेम सजेस्ट ट्राई टू टेक आउट द नेम फ्रॉम द लिटरेरी पीरियड ओनली। ये किसके बारे में बात करेगा, रियलिज्म के बारे में, यानी कि रियल थिंग्स के बारे में बात करेगा। ठीक है, जो रियल थिंग्स क्या है जो सोसाइटी के अंदर चल रही हैं, जो प्रॉब्लम्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो इट एम्ड टू, इसने क्या एम किया किया था, इट एम्ड टू डिपिक्ट एवरीडे लाइफ विदाउट आइडियलाइजेशन। तो आइडियलाइजेशन का मतलब क्या है, आइडियलिज्म। ठीक है, तो कोई आइडियलिज्म वाइडियलिज्म ये लोग फॉलो नहीं कर रहे थे। ठीक है, दे एक्चुअली एम टू डिपिक्ट एवरीडे लाइफ, जैसा हमारा डेली का जीवन होता है, प्रॉब्लम से भरा हुआ। ठीक है, कोई भी होप नहीं होती लोगों को, जो जो कर रहा है वो उसी में स्ट्रगल कर रहा है। This kind of a thing, they actually started showcasing to the society। पहले क्या होता था, पहले अगर आप शेक्सपियर का ड्रामा देखें, हाँ राइट, ठीक है, तो कुछ भी इमेजिनरी नहीं था। इमेजिनरी का मतलब है कि यू आर थिंकिंग अबाउट गुड थिंग्स ओनली, योर पोर्ट्रेटिंग, योर शो केसिंग ओनली द गुड थिंग। ठीक है, मैं अगर आपको अपना गुड गुड साइड हमेशा दिखाऊं तो यू विल बी लाइक, आपको जो है
सोचेंगे कि अरे वाह, इनकी जिंदगी कितनी अच्छी है, अगर मैं आपको अपना केवल गुड साइड दिखाऊं। एंड व्हाट अबाउट इफ आई शो यू माय बैड साइड? ठीक है, तो आपको लगेगा कि अच्छा ये दिस इज द रियलिटी एक्चुअली, राइट? तो दे एम टू डिपिक्ट द एवरीडे लाइफ, जो कि हमें चार्ल्स डिकेंस के वर्क के अंदर चार्ल्स डिकेंस के वर्क के अंदर हमें उनकी जो बायोग्राफीज है, ऑटोबायोग्राफीज है, उनके अंदर हमें देखने मिलता है, जैसे कि डेविड कॉपरफील्ड है, ठीक है, डेविड कॉपरफील्ड है, या फिर मैं बात करूं आपसे, ही ऑल्सो रोट ग्रेट एक्सपेक्टेशन। उन्होंने ग्रेट एक्सपेक्टेशन के अंदर जो है he has written about the reality of his life, ठीक है। उन्होंने उनको उनको फर्क नहीं पड़ा कि आप जो है मेरा बचपन के बारे में पढ़ेंगे, माय बचपन वाज नॉट सो ग्रेट, मैंने जेल में काटा, माय मदर डाइड इन वेरी यंग एज, मैंने जेल में काम किया, मैंने बचपन में बहुत ज्यादा काम किया, एक्सेट्रा। आप क्या सोचेंगे? तो उसको उनको चार्ल्स डिकेंस को रीडर के थॉट प्रोसेस से कुछ भी लेना देना नहीं था। He only wanted to showcase कि how the actual life is, right? So realism was a reaction. It was a reaction against romanticism. ठीक है, तो सब कुछ आप देखेंगे कि क्या हो रहा है। रोमांटिसिज्म रोमांटिसिज्म जो है, romanticism itself was came in reaction to neoclassicals, ठीक है। neoclassicals के जो अगेंस्ट में रोमांटिसिज्म आता है, ठीक है। रोमांटिसिज्म जो है, रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट में आता है रियलिज्म, ठीक है। यहाँ पर रोमांटिसिज्म के अंदर लोग क्या कर रहे हैं, देखो, अगर आपको इमेजिनेशन कर रहे हैं, विच ठीक है, जो कि बाकी लोगों को या फिर कई लोगों को इमेजिनेशन करना बिल्कुल भी दे नॉट फाइंडिंग इट गुड। उनके हिसाब से इफ यू हैव नथिंग टू डू तो यू स्टार्टेड इमेजिनेशन। बट पीवी शैली हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, इन्होंने इमेजिनेशन को बहुत ऊपर रखा है, तो एवरीवन कैन नॉट इमेजिन। एसटी कॉलरिज क्या बात कर रहे हैं? एसटी कॉलरिज प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंडरी इमेजिनेशन सबके पास नहीं होती है, वो ये कह रहे हैं, ठीक है। तो चार्ल्स डिकेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, ही इज फ्रॉम विक्टोरियन ड्रामेटिस्ट, ग्रेट ड्रामेटिस्ट फ्रॉम विक्टोरियन एज। जॉर्ज इलियट जो है, ही इज ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट राइटर फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेंड, रियलिज्म के अंदर आपको देखने मिलते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला है सिंबलिज्म, ठीक है। तो सिंबलिज्म वाज आल्सो वेरी प्रोमिनेंट ड्यूरिंग आपका विक्टोरियन एज, एंड ऑफ द विक्टोरियन एज हम बोलेंगे तो लेट 19th सेंचुरी में हमें सिंबलिज्म देखने मिलता है, 1880 से 1910 तक, ठीक है। ये टाइम पीरियड आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको आपको लाइटली नहीं लेना है। ऑल्सो ट्राई टू राइट दीज दीज टाइम पीरियड्स अलोंग विद, जैसे सिंबलिज्म यहाँ पर आपने लिखा तो 1880 से लेकर के 1910 तक, ऐसा अगर आप लिखेंगे तो ये आपको याद रहेगा, ठीक है। लेट 19th सेंचुरी 1880 से 1910 तक का जो टाइम है वो सिंबलिज्म का माना जाता है। सबसे पहले जो सिंबलिज्म था, अगेन टेलिंग यू द नेम इज सजेस्टिंग व्हाट सिंबल, ठीक है। तो सिंबल से सिंबलिज्म से क्या निकल के आता है? सिंबल निकल के आता है। सिंबल हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया था, जस्ट आई रिमाइंडेड, तो लेट मी टेल यू, अदरवाइज आई फॉरगेट। एक क्वेश्चन और था कि सिंबलिज्म में, वन सेकेंड, सिंबलिज्म में और इमेजिज्म में आपको क्या करना है? डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो आई टेल यू इमेजिज्म, एंड देन उसके बाद आप लोग खुद मुझे डिफरेंस बताएंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंबल एंड इमेजिज्म। एंड जस्ट इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू डू सो, आई एक्सप्लेन यू द दिस थिंग, द आंसर, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, जस्ट वेट फॉर इमेजिज्म, राइट? ओके, तो सिंबलिज्म क्या है? ओरिजिनेटिंग, इट एक्चुअली ओरिजिनेटेड फर्स्ट टाइम इन फ्रांस, और बाद में ये इंग्लैंड में आया, ठीक है। दूसरा है, यहाँ पर कह रहा है द यूज ऑफ सिंबल्स टू रिप्रेजेंट डीपर मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली किसी चीज को मैं आपको दिखाती हूँ और आप उससे कुछ और मीनिंग निकालते हैं, और मीनिंग भी कैसी होती है? बड़ी डीप मीनिंग होती है, ठीक है।
कोई भी हल्की फुल्की मीनिंग लेंगे, डीप मीनिंग आप निकाल के लाते हैं तो वो हो जाता है सिंबल, राइट। तो स्पेशली इन आर्ट एंड लिटरेचर, तो आर्ट और लिटरेचर के अंदर अगर आप सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने इस्तेमाल किया है, पिजन का इस्तेमाल किया मैंने, ये क्या है, वाइट पिजन है। एंड वाइट पिजन इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद, वाइट पिजन इज एसोसिएटेड विद पीस। ठीक है, पीस से जो है सफेद कबूतर को हम जो है शांति का प्रतीक मानते हैं। और जो है यू कैन ऑल्सो गिव मी दी एग्जाम्पल्स ऑफ सिंबलिज्म। ठीक है, तो और कौन कौन से सिंबल हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यू कैन गिव मी द एग्जाम्पल, आई एम वेटिंग फ्रॉम योर साइड। ठीक है, तो की फिगर्स की अगर मैं बात करूं, की फिगर्स में कौन कौन आ जाते हैं, चार्ल्स बॉडीलेयर हैं एंड डब्ल्यू बी ईट्स हैं। इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने सिंबल्स का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब जैसे बाइजेंटियम, बाइजेंटियम एक शहर है वहां पर टर्की के अंदर, तो बाइजेंटियम शहर का इन्होंने इस्तेमाल किया है क्राइस्ट के लिए, जीसस क्राइस्ट के लिए। अब जैसे अगर मैं ये सिंबल इस्तेमाल करती हूँ तो ये किसका सिंबल है, ये जीसस क्राइस्ट का सिंबल है। तो भगवान को दिखाने के लिए, गॉड को दिखाने के लिए मैंने एक सिंबल का इस्तेमाल किया, एंड यू आर जस्ट एसोसिएटिंग दैट थिंग विद द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सिंबल। तो ये चीज हो जाती है कि ये हमारा सिंबल है। इमेजिज्म में हम स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग यूज करते हैं, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन रखते हैं। हम्म, ठीक है, आई कैन कंसीडर दिस क्वेश्चन, सॉरी दिस आंसर, बट अभी बाद में अभी हम इसका आंसर देखेंगे जो है। ठीक है, तो मैंने क्या इस्तेमाल किया है, मैं सिंबल इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये क्या दिखा रहा है, कि जीसस क्राइस्ट को, यानी कि एक अलग मीनिंग वो आपको दे रहा है ऑल टुगेदर। ठीक है, तो की फिगर्स को आपको याद रखना है। डब्ल्यू बी ईट्स ने अपने सेकंड कमिंग के अंदर जो है सिंबलिज्म का इस्तेमाल किया है, सेकंड कमिंग के अंदर। सेलिंग टू बाइजेंटियम, सेलिंग टू बाइजेंटियम, डब्ल्यू बी ईट्स के वर्क्स को आपको याद रखना है, एन इम्पोर्टेंट राइटर एंड पोएट ऑफ दिस एज। ठीक है, तो सिंबलिज्म हो गया, यहाँ पर विक्टोरियन एज का हमने किया। ठीक है, I'm thinking to tell you the difference just right away, but I want you to take out the answer. ठीक है, क्योंकि मैथ मुझे तो पता ही है। अगर एज ए स्टूडेंट आप अगर निकालेंगे क्या मीनिंग, तो दैट विल बी रियली रियली हेल्पफुल टू योर सेल्फ, राइट। सिंबलिज्म हमने देख लिया, अगला हम करेंगे एक्सप्रेशनिज्म। तो दिस वाज द ट्रेंड ऑफ मॉडर्न एज। ठीक है, शुरू कहाँ से हो रहा है, 1905 से लेकर के 1920 तक का इसका रहता है। तो इस टाइम पर ये शुरू हुए थे, और बाय द 1920 ये खत्म हो गए थे। अ रिएक्शन अगेंस्ट मटीरियलिज्म। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन था मटीरियलिज्म के, जो भी क्या होता है मटीरियलिज्म, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, भौतिकवाद बोलते हैं ना। तो भौतिकवाद, भौतिकवाद का मतलब हो जाता है जो इंसान बहुत ज्यादा पैसे के पीछे भाग रहा है। वेरी गुड शोर, वेरी गुड, एजरा फाउंड main prominent figure for this imagism। ठीक है, तो मटेरियलिज्म क्या होता है, मटेरियलिज्म होता है जब आप चीजों के पीछे भाग रहे हैं, मैं ये सामान इकट्ठा कर लूं, मैं वो सामान इकट्ठा कर लूं, मैं इतना पैसा जोड़ लूं, उतना पैसा जोड़ लूं। ठीक है, यू हैव नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी और एनी अदर थिंग इन दिस वर्ल्ड। तो वो आपका जो है मटीरियलिज्म आपको आप फॉलो करते हैं। तो ये रिएक्शन था किसके किसके अगेंस्ट में, मटीरियलिज्म के अगेंस्ट में था। रैपिड मैकेनाइजेशन, ठीक है, जो मशीनीकरण हो रहा था, रैपिड मशीनीकरण, इंडस्ट्रीज आ गई थी और मशीनीकरण हो रहे थे उस टाइम समय पर। ठीक है, तो उसी के अगेंस्ट में एक्सप्रेशन आता है, जो कि एम कर रहा है किस पर, सब्जेक्टिव इमोशंस पर। ठीक है, आप क्या सोचते हैं, ठीक है, मैं क्या सोचता हूँ, वो जो है ज्यादा मैटर करता है। हमारे इमोशन ज्यादा मैटर करते हैं देन रादर ऑब्जेक्टिव रियलिटी, जो कि सभी लोग सोच रहे हैं और सभी ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। ठीक है, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं इस चीज को किस तरीके से एक्सप्रेस कर पाऊंगा, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो कैसे दिखा रहे हैं ये सब्जेक्टिव इमोशंस को, थ्रू द डिस्टॉर्शन, एग्जैजरेशन और जारिंग। जारिंग का मतलब हो जाता है यहाँ पर तोड़ना फोड़ना।
ठीक है, तोड़ना फोड़ना हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मल एलिमेंट, तो फॉर्मल एलिमेंट है जो जो आपने बिल्कुल एक फॉर्मल तरीका बना रखा है, ठीक है, बड़ी सी चीज बना रखी है आपने, तो इन लोगों को अब समझ में नहीं आ रही है, राइट। तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट डिस्टॉर्टिंग, एक्सैजरेटिंग और जैरिंग, ठीक है, तोड़ फोड़ करके वो जो है अपना एक्सप्रेशन निकाल करके आपको बता रहे हैं कि अब मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, व्हाट आई एम थिंकिंग इज इम्पोर्टेंट, राइट। नोटेबल फोर रनर्स ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा इज ऑगस्ट स्प्रिंगबर्ग, फ्रैंक वेडिकिंड, और की फिगर की अगर मैं बात करूँ तो फ्रांस कैफ्का इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फ्रांस काफ्का इम्पोर्टेंट है, एडवर्ड मंच है, यूजीन ओनील इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ही वाज फ्रॉम आउटसाइड जर्मनी। तो जो एक्सप्रेशनिज्म है दैट इज मेजरली सीन इन जर्मनी। दीज राइटर्स अगर उनके नाम आप देखेंगे उनके नाम अगर आप देखेंगे तो दे आर फ्रॉम जर्मनी itself, और यूजीन ओनील इज फ्रॉम आउटसाइड जर्मनी, ठीक है। अगला है क्यूबिज्म, तो एक पिक्चर आपको दिख रही होगी और आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, राइट। तो क्यूबिज्म जो है दिस वाज आल्सो अ प्रोमिनेंट ट्रेंड इन दिस पीरियड। कब से शुरू होता है, 1907 से लेकर के 1920 तक का इसका टाइम है, ठीक है। तो एक्सप्रेशनिज्म के 2 साल के बाद क्यूबिज्म जो है वो आने लगा पिक्चर में। तो ये जो है पेंटिंग से, आर्ट से डेवलप हुआ, ठीक है, किससे डेवलप हो रहा है, पेंटिंग और आर्ट से ये डेवलप हो रहा है, ठीक है। किसकी पेंटिंग, किसका आर्ट, पेब्लो पिकासो एंड जॉर्जेस ब्राक, ठीक है। तो पेब्लो पिकासो जो है ये फेमस है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक एवंट गर्डे आर्ट मूवमेंट है। एवंट गर्डे आर्ट मूवमेंट का मतलब क्या है, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एवंट गर्डे। यहाँ आपसे जो है इसकी मीनिंग भी पूछ ली जाती है कि एवंट गर्डे है क्या। तो यू नो, if you know the meaning, not know the meaning, but if you understand the meaning, if you understand the code and you can explain in any language, कोई भी लैंग्वेज लिखी रहेगी तो आप उसको क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एवंट गर्डे क्या है, इट मीन्स टू मेक समथिंग थ्रू द experimentation, to make something new, and that too to make something through experimentation। ठीक है, तो किसी चीज को बनाना, किसी एक्सपेरिमेंट करने के थ्रू, तो नई नई चीजें, इफ यू आर ट्राइंग, नई नई चीजें आप ट्राई कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये क्यूबिज्म के अंदर आ जाता है। तो पहले आपने इस तरीके की पेंटिंग शायद नहीं देखी होगी, दिस वाज अ एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंटेशन। जो आप देखोगे तो क्यूब्स के फॉर्म में आपको ये दिख रहे होंगे, बेसिकली क्यूब्स को उठा उठा के इन्होंने रख के एक चेहरा बना दिया है, एक पिक्चर बना दी है, राइट। तो ये एक एवंट गर्डे आर्ट मोमेंट है जो कि किस पर फोकस कर रहा है, एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर फोकस कर रहा है, दैट revolutionized यूरोपियन पेंटिंग एंड स्कल्पचर। तो उस टाइम पर जो पेंटिंग थी, स्कल्पचर था बेसिकली आर्ट में इसका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, एंड इंस्पायर्ड रिलेटेड आर्टिस्टिक मूवमेंट्स इन म्यूजिक, लिटरेचर, बाद में ये आपको आर्किटेक्चर, लिटरेचर, म्यूजिक सब में आपको अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर आपको देखने मिलता है। इस जो टाइम पीरियड को हम जो है अर्ली 20th सेंचुरी पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। इट इनकरेज्ड फ्रैगमेंटेड एंड एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। आप जो है पिक्चर अगर देख रहे होंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और बहुत सारी चीजें समझ में नहीं भी आ रही होंगी। लेट मी टेल यू कि ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें जो है आर्टिस्ट जो है सॉरी, इसमें जो है आर्टिस्ट जो है वो क्या कर रहा है, वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को या फिर फ्रैगमेंटेड फॉर्म्स का जो है रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ठीक है। तो फ्रैगमेंटेड क्या होता है, जैसे कि कोई टूटी चीज, अब जैसे क्यूबिज्म में आपको बताती हूँ क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक शीशा है, जैसे ये एक शीशा है, ठीक है, मिरर है, ये आपने क्या किया, ये तोड़ दिया, ठीक है, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसा 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 ये बढ़ गया,
ठीक है। फिर आपने इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को, जो कि किस फॉर्म में है, फ्रैगमेंटेड पार्ट्स में है, आपने इनको लगा करके क्या बना दी, एक बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग बना दी। या फिर आपकी 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 अपनी एक पिक्चर थी, ये आपकी एक पिक्चर थी, इसके चारों तरफ एक बॉर्डर हमने लगा दिया, और इन स्टोन्स को हमने, नॉट स्टोन बट इस मिरर को, जो कि टूटा हुआ है, यहाँ पर लगा के, तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव क्रिएटेड अ वेरी ब्यूटीफुल आर्ट आउट ऑफ इट। तो इसको भी हम इस चीज से कंपेयर कर सकते हैं, क्यूबिज्म से। ठीक है। अगला है फ्यूचरिज्म। फ्यूचरिज्म क्या है? अगेन द नेम इज सजेस्टिंग अबाउट द फ्यूचर। नेम इज सजेस्टिंग व्हाट, फ्यूचर के बारे में सजेस्ट करेगा। तो टाइम पीरियड क्या है इसका, 1909 से लेकर के 1930। तो क्यूबिज्म स्टार्ट होने के 2 साल के बाद फ्यूचरिज्म जो है स्टार्ट हुआ। 1909 से 1930 तक का टाइम है। इट वाज एक्चुअली ओरिजिनेटिंग इन इटली। फर्स्ट टाइम ये जो है इटली में जो ओरिजिनेट हुआ था। एंड दिस मूवमेंट सेलिब्रेटेड टेक्नोलॉजी, स्पीड एंड मॉडर्निटी। तो हमारा फ्यूचर क्या है? तो पीपल वर एक्चुअली थिंकिंग कि फ्यूचर क्या है, तो फ्यूचर है टेक्नोलॉजी, फ्यूचर है स्पीड, फ्यूचर है मॉडर्निटी, राइट। तो फ्यूचरिज्म है वो किसके साथ डील कर रहा है? वो इन चीजों के साथ में डील कर रहा है। इट इन्फ्लुएंस्ड आर्ट। ठीक है, तो फ्यूचरिज्म जो है कहाँ आ गया? आपको आर्ट को इन्फ्लुएंस करने लगा, लिटरेचर को इन्फ्लुएंस करने लगा, और पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने लगा। ये बहुत ज्यादा आपसे, ये बहुत ज्यादा आपसे ना पूछा नहीं जाता है फ्यूचरिज्म के बारे में। व्हाट यू कैन डू, जस्ट अ सेकंड। फ्यूचरिज्म बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है। इसके जो की फिगर हैं, एफ टी मैरिनेटी है। ठीक है, फ्यूचरिज्म हमने कर लिया। नेक्स्ट हम करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक, जो कि क्या है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। ठीक है, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम अर्ली 20th सेंचुरी से हमें ये देखने मिलती है। 1910 से लेकर के 1930 तक का टाइम पीरियड है इसका। इफ यू आर गुड विद डेट्स, तो आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आई एम टीचर, however I'm not so good with dates, ठीक है, and that I say openly. Sometimes I get confused with dates, but if I read it repeatedly, then only I could remember. Otherwise I could remember any fact, any detail, anything in a one go itself. But dates के साथ everybody, I guess everybody struggles, and that is completely normal. Just do not take too much tension कि अरे डेट सबको तो याद रहती है, मैम ने पढ़ाया, मैम को तो याद रहती है। जस्ट डू नॉट टेक टेंशन कि सब डेट कर रहे हैं, कोई डेट नहीं कर रहा है। लेट मी टेल यू, ठीक है। बहुत रेयर बच्चे होते हैं जो डेट्स के साथ अच्छे होते हैं, जिनकी हिस्ट्री अच्छी होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड दोज ऑल्सो एक्चुअली कंपैरेटिव मोड में पढ़ते हैं, कंपेयर करते हुए दो टाइम पीरियड को, देन दे कुड रिमेंबर द डेट्स एंड राइट। बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के डेट्स है, वो आपको कुछ भी करके याद करना ही करना है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है बेसिकली? ये एक नैरेटिव डिवाइस होता है। ये नैरेटिव डिवाइस से आप क्या समझते हैं? सपोज देर इज वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर है आपका, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, वो जो है एक नरेशन का भी पार्ट आएगा, राइट। नरेशन का भी पार्ट आएगा। तो ये एक नरेटिव डिवाइस होती है जो नरेट कर रही होती है इंटीरियर मोनोलॉग्स को। किसके इंटीरियर मोनोलॉग्स को? कैरेक्टर के इंटीरियर मोनोलॉग्स को ये एक्सप्लेन कर रहा है या फिर नरेट कर रहा है, इन कनेक्शन टू कैरेक्टर्स एक्शन, और कैरेक्टर्स के एक्शन के कनेक्शन में वो उसको एक्सप्लेन करता है। और इट इज यूज्ड टू एक्सप्लोर कैरेक्टर्स इनर थॉट, या फिर जो कैरेक्टर है वो उसका इनर थॉट क्या है, वो क्या सोच रहा है, ये सब कुछ हमें जो है इंटीरियर सॉरी जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है उसके थ्रू हमें देखने मिलता है, राइट। अच्छा, दूसरी जो चीज हो जाती है कि इसमें ना कोई भी फिक्स टाइम पीरियड नहीं हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, वेरी गुड।
ठीक है। तो इसका जो है कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, ग्रामर विल बी ब्रोकन। ठीक है, कोई कोई चीज कहीं से शुरू हो रही है, कोई चीज कहीं से शुरू हो रही है, तो ये सारी चीजें होती हैं। जैसे नैरेटिव डिवाइस आपको याद रखना है फॉर इंटीरियर मोनोलॉग ऑफ द कैरेक्टर्स इनर थॉट कि वो क्या सोच रहा है, वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा है, वो क्या करना चाह रहा है बेसिकली। ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का टर्म दिया गया है किसके द्वारा, इसको फर्स्ट टाइम जो है कॉइन किया गया था साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स के द्वारा। उनका जो वर्क था द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी इन 1893। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, इसको आप मार्क कर लीजिएगा, यहाँ से आपसे मेरे ख्याल में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट कॉइन्ड बाय ही वाज अ साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स, आपको नाम याद रखना है। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी के अंदर इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नाम का ये टर्म जो है, ये टेक्निक जो है इन्होंने कॉइन की थी फर्स्ट टाइम। और आपको जो ऑप्शंस दिए जाते हैं उसमें कभी कभी आपको सिगमंड फ्रॉइड का भी नाम दिया जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ही डिस्क्राइब इट कॉन्शियसनेस वाज एन अनइंटरप्टेड फ्लो। ठीक है, तो किसने डिस्क्राइब किया है, विलियम जेम्स ने एक्चुअली डिस्क्राइब किया है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को, कि कॉन्शियसनेस जो है ये एक अनइंटरप्टेड फ्लो होता है। ठीक है, इसमें कोई इंटरप्शन नहीं होता है, भले आपकी ग्रामर जो है वो गलत रहे। ठीक है, भले जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस में ना रहे। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका जो है अनइंटरप्टेड फ्लो, इसी को कहा गया है। इट इज लाइक अ रिवर और अ स्ट्रीम। ठीक है, ये एक रिवर के जैसा है या फिर एक स्ट्रीम यानी कि झरने के जैसा है। राइट। ठीक है, स्ट्रीम या फिर झरने के जैसा ये होता है। आर द मेटाफर्स बाय विच इट इज मोस्ट नेचुरली डिस्क्राइब्ड। राइट। वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस जो हैं, हालांकि विलियम जेम्स ने इस टर्म को कॉइन करने के बाद छोड़ दिया था, बट वर्जीनिया वुल्फ ने और जेम्स जॉयस ने क्या किया था, इसको फेमस कर दिया था। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं देखूं तो वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डैलोवे इज इम्पोर्टेंट। जेम्स जॉयस का यूलिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेम्स जॉयस का यूलिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का क्या है, बहुत ही प्राइम एग्जाम्पल है। ठीक है, तो वर्जीनिया वुल्फ का टू द लाइट हाउस एज वेल, टू द लाइट हाउस जो है इनका, वो भी क्या है, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का। इस वर्क के अंदर जो कैरेक्टर्स आर यूजिंग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका बनेगा कि विलियम किसने जो है इस टर्म को कॉइन किया है, यू शुड नो द नेम विलियम जेम्स। और दूसरा हो जाएगा कि इसने फेमस किया है, वर्जीनिया वुल्फ एंड जेम्स जॉयस ने इसको फेमस किया है। ये क्वेश्चंस रिपीटेडली आपसे एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। एंड ये भी आपसे हो सकता है पूछा जाए कि व्हाई इट इज कॉल्ड दिस थिंग स्ट्रीम, व्हाई इट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस दैट इट मीन्स यू आर अवेयर, कॉन्शियसनेस का मतलब है दैट इट मीन्स दैट यू आर अवेयर। और स्ट्रीम का मतलब हो जाता है एक रिवर या छोटा झरना, जो कि कंटिन्यूअसली क्या कर रहा होता है, फ्लो हो रहा होता है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ थॉट्स। ठीक है, अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ थॉट्स या फिर इंटीरियर मोनोलॉग या फिर इंटीरियर थॉट्स जो है कैरेक्टर को, उसके बारे में ये डिस्कस करता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अगला क्या है, अगला है इमेजिज्म। राइट, एंड आफ्टर रीडिंग इमेजिज्म यू हैव टू व्हाट यू नीड टू गिव मी द आंसर, इमेजिज्म और सिंबलिज्म के बीच में डिफरेंस क्या है। इमेजिज्म आता है 1912 से लेकर के 1917 के बीच में। दिस वाज अ वेरी एक्चुअली शॉर्ट लिव्ड मूवमेंट इफ यू सी। ठीक है, ये कैसा मूवमेंट है, दैट वाज एक्चुअली अ शॉर्ट लिव्ड मूवमेंट, और बहुत थोड़े समय के लिए था, बहुत ज्यादा जो है बहुत लंबा ये नहीं चल पाया। ठीक है, तो ये एक पोइटिक मूवमेंट था जो कि हमें पोइट्री के अंदर देखने मिलता है, और जो कि एम्फसाइज करता था क्लियर और डायरेक्ट लैंग्वेज और रिएक्शन टू द ट्रेडिशंस ऑफ रोमांटिक एंड विक्टोरियन पीरियड। ठीक है, तो ये एक बहुत ही क्लियर लैंग्वेज हमें बताएगा, बहुत ही डायरेक्ट लैंग्वेज। ठीक है, ज्यादा घुमाना उमाना नहीं, बिल्कुल सीधी बात करनी है। तो ये क्या हो जाता है, ये इमेजिज्म के अंदर ये हमें देखने मिलता है।
इम्पोर्टेंट राइटर्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एजरा पाउंड है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर है इमेजिज्म के लिए। सीई ह्यूलमैन है, ई रॉबिन्सन है, फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड है, एमी लोवेल है, हिल्डा डूलिटिल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। हिल्डा डूलिटिल भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। एफ एस फ्लिंट है, जेम्स जॉयस इज ऑल्सो इन दिस इमेजिज्म में है। टी एच लॉरेंस, राइट, टी एच लॉरेंस ने भी क्या किया था, इमेजिज्म का यूज किया था व्हाइल ही वाज राइटिंग हिज वर्क, राइट। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओके, ठीक है, तो ये क्लियर और डायरेक्ट लैंग्वेज यूज करता है। ठीक है, तो शौर्य, आई हैड एक्चुअली टेकन योर आंसर फॉर दिस वन। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि किसने लिखा है, एजरा पाउंड, सॉरी एजरा पाउंड ने लिखा है। यही पूरी पोम है, ठीक है, ये कंप्लीट पोम है। इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो, कंप्लीट पोम है इन स्टेशन ऑफ द मेट्रो। मेट्रो का एक स्टेशन के अंदर बात हो रही है, क्या कह रहे हैं, द अपैरिशन ऑफ दिस स्पेसेस इन द क्राउड, जो चेहरे हैं भीड़ के अंदर, जो है वो कैसे दिख रहे हैं। आई गेस अपैरिशन का मतलब हो जाता है पेन, ठीक है, ऑन वेट ब्लैक बाउ, तो ये चेहरे ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि काली काली पत्तियां हो, और उस पर जो है काली और गीली पत्तियां हैं, और उस पर जो है उस पर जो है पेटल्स जो होते हैं ब्लैक बाउ की, ये बिल्कुल इस तरीके से प्रतीत हो रहे हैं लोगों के, जो बाउ का मतलब हो जाता है जो झाड़ियां हो, मतलब बाउ का मतलब हो जाता है पेड़ का जो झुंड होता है, जैसे ये एक पेड़ है, ठीक है, तो ये आपका बाउ हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें जो है आपको छोटे छोटे पेटल्स दिख रहे होंगे, तो इस तरीके से जो चेहरे हैं एजरा पाउंड को, वो भीड़ के अंदर वो दिख रहे हैं, ठीक है। तो इमेजिज्म और सिंबलिज्म का जो डिफरेंस होता है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू। ये हो सकता है व्हेन यू आर सिटिंग फॉर योर इंटरव्यूज, तो वहां पर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो एक में आप क्या बताएंगे कि एक में बात हो रही है सिंबल की, ऑब्वियसली, ठीक है, और दूसरे में बात हो रही है इमेज की। देखो, सिंबल जो है, सिंबल हमें कुछ और बता रहा है, इट इज गिविंग डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट मीनिंग और डीपर मीनिंग हमें दे रहा है, ठीक है। बट सिंबल क्या है, सिंबल अगर मैंने आपको दिखाया है, फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने अगर आपको स्टिक दिखाई है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब स्टिक नहीं है, इसका मतलब आई एम गोइंग टू बीट यू, राइट। तो स्टिक का मतलब क्या है, आई एम गोइंग टू बीट यू, ये हो जाता है सिंबल, राइट। तो ये डीपर मीनिंग देता है, ये डीपर मीनिंग देगा, तो सिंबल का मीनिंग कुछ और हो जाता है। इमेजिज्म जो होता है, इमेजिज्म इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट अ डायरेक्ट लैंग्वेज। इमेजिज्म क्या बात कर रहा है, एक डायरेक्ट लैंग्वेज के बारे में बात करता है ये ठीक है। और ये जो भी डायरेक्ट लैंग्वेज से मतलब मेरा ये है कि जो भी कहता है उसी के बारे में बताता है, मीनिंग चेंज नहीं होती, इमेज की मीनिंग जो है सेम रहती है, और सिंबल की जो मीनिंग है वो सेम नहीं रहती है, यानी कि चेंज हो जाती है। तो these are the basic difference between symbolism and imagism. Shaurya, you almost gave the right answer, but I was also looking for symbolism one as well. ठीक है, तो इसी के साथ I'll take your leave everyone. Thank you so much for giving me your precious time. Once again, happy Diwali everyone. Enjoy, have lots of fun on this Diwali. ठीक है, घर में सबकी मदद करिए, जो है पूजा पाठ करिए, और ब्रिंग लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस टू योर हार्ड वर्क टू योरसेल्फ, राइट। एंड ऑल्सो ट्राई टू, अगर आपके जान पहचान में है कोई, आपका फ्रेंड है, फैमिली है, रिलेटिव है, इफ द पर्सन इज विलिंग टू यू नो enroll for these examination, HPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर है, गेट है, यूकेपीएससी है, आरपीएससी है, यूजीसी नेट है, सेट है, और सीयूईटी यूजीपीजी है, एनी टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन, द पर्सन इज विलिंग टू enroll for these examination, then आप जो है enroll कर सकते हैं। दिवाली सेल चल रही है, ठीक है, आपको जो है फी होने वाली है 2,999। यस, आई गेस दिस इज द बेस्ट प्राइस ऑफर्ड बाय एनीवन, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन, एंड बाय, टेक केयर।